कब ले जाते बेटे? Okay, good morning to all of you and welcome back. So, already some messages coming up. Arjun, Karthik, Manan,
धैर्य, अक्षित, खुशी, वंशिका, रोहनवीर, एकता. Good morning to you and also all others. एक क्वेश्चन आया हुआ है रोहनवीर के, अभी मैंने सुबह सुबह देखा, तो मे बी टुडे वी कैन बिगिन विद दैट क्वेश्चन. ठीक है ना? लाइट कम तो नहीं कर. ओके, द सेम. ठीक है ना? चलो, probably we can begin with that question only, and that is याद करके देखो, जब हमने एकदम मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था. याद करके देखो, जब हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था एकदम शुरू में, हमने एक क्वेश्चन दिया था, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, that I drew a boundary line and then I said कि इस बाउंड्री लाइन के इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर नहीं है. दैट वाज द क्वेश्चन हमें. ठीक है ना? In fact, this question was asked by Rohan Nichavan. I think he has just joined. तो रोहन, तुम्हारी क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं आज, and that is show. So now, therefore, when I say this, I run a little risk that you might say, आपने दिया तो था. क्या दिया था मैंने कि एक लाइन समझ लो है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. That was the thing. I mean, so the question is like this, that let's say this is a region. ठीक है ना? और हम लोगों ने दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड है और एक रीजन में हमने दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. तो हमने दिया था कि लेट्स से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ऐसे ऐसे, जो भी है, मतलब इस लाइन की इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस लाइन की इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी इस तरफ बी यस और इस तरफ बी जीरो. तो क्वेश्चन इज शो दैट दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज नॉट पॉसिबल. ये शो करना, तो शो करना है that this type of magnetic field is not possible. ठीक है ना? That is the idea. ठीक है? तो अब इसको कैसे करेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग. इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं मेथड बताता हूँ, एंड दैट इज कि मैं एक काम करता हूं, मैं एम्पियरन पाथ लेता हूं ऐसे. Right? So let's say this is an Ampere path. It is a square path or maybe a rectangular path. ठीक है? It's either a square path or a rectangular path. And ये पाथ ले लिया मैंने. अब देखो यहाँ पे तो बी जीरो है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ए बी सी और डी, तो क्या होगा, है ना? तो लाइक इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, है ना? यहाँ पे जीरो आ जाएगा. क्यों? क्या तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, ये तो लिखा है. यहाँ पे आधे में जीरो आएगा और आधे में फिर जीरो आएगा. क्यों? कि यहाँ पे देखो डीएल इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो डीएल इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी उसमें भी इफेक्टिवली जो है जीरो ही होगा, यानी प्लस जीरो, ये वाला बीसी. फिर आ जाओ सी डी. जैसे इस केस में मैंने लिया उस हिसाब से डीएल नीचे बी ऊपर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना? तो देयरफॉर अब हो जाएगा माइनस बी इंटू एल. मतलब मैंने इसको स्क्वायर लिया, तो पाथ एम्पिरियन पाथ इज अ स्क्वायर. Empyrean path that I have taken is a
square. That's what I've taken अभी. ठीक है ना? तो this ampere and path that I've taken is a square. तो इस वाले पोर्शन के लिए CD वाले के लिए हो गया DL नीचे B ऊपर, तो इसलिए माइनस, मतलब 180 डिग्री बेसिकली. ठीक है ना? और क्या? और इस तरफ आ जाओ, तो इस तरफ क्या होगा ना, ये DL है और ये B है, तो 90 डिग्री है, इसलिए जीरो. और आधे में तो इसलिए जीरो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो देयरफॉर ये भी हो जाएगा प्लस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. अब देखो मैंने कोई करंट तो दिया नहीं है, so the question is that can this kind of an arrangement be possible without current? The answer is, अब करंट तो है नहीं, करंट तो मैंने दिया ही नहीं है, तो देखो ये जीरो आ गया, यानी क्या हो गया ना, B is equal to 0, जबकि मैंने तो कहा कि नहीं B नॉन जीरो है. So therefore there is a contradiction, which means कि अगर इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, तो in that case बिना करंट का पॉसिबल नहीं है. This kind of a magnetic field cannot exist on its own, ठीक है ना, by any agent or whatever, without the presence of a current. In fact, honestly speaking, uniform magnetic field बनाना is a challenge. Uniform magnetic field बनाना is a challenge. तो थोड़ा सा मुझे रिकॉल करके बताओ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाए कैसे जाए. कैन यू गिव एग्जांपल्स? यू नो, एक बार मैंने याद करके देखो, अभी महीने भी नहीं हुए होंगे, तो आई हैड सेड कि दो हिटलर वाज अ विलेन इन एवरी सेंस, हिटलर, but Hitler had one good quality, and that is tremendous power of observation, sharp memory, and exceptional leadership skills. So that was definitely which you can attribute to him. तो मैंने एग्जांपल भी बताया था कि ऐसे छोटा सा वो था, and he had observed a lot of things and all. तो आज शिवम ने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया, इज दैट लगता है आपने कुछ स्पेक्स में चेंज किया है. एक्चुअली आई हैव 2 स्पेक्स, तो जनरली वही वाला यूज करता हूँ जो रेगुलर यूज करते हैं. आज मैंने दूसरा वाला यूज किया बाई चांस. So good observation. चलो, anyway, Shivam, we are talking about creating a magnetic field in space. तो in fact मैंने एक सवाल पूछा है, is that यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बनाया जा सकता है, उसके एग्जांपल बताओ, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड के सारे टॉपिक्स खत्म कर दिया राधा. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बनता है, उसके एग्जांपल बताओ. आई थिंक रोहन निजामन इज गिवन वन एग्जांपल, एंड दैट इज रोहन निजामन इज गिवन वन एग्जांपल, एंड दैट इज ठीक है, गुड एग्जांपल. मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, मैं देखता हूं कौन रिस्पॉन्ड करते हैं. सो माय क्वेश्चन इज, हाउ डू वी क्रिएट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड as such practically? अक्षित ने भी एक आंसर दिए हैं, बट उसके एक पार्ट सही है, एक पार्ट गलत है, तो कोई बात नहीं, आई एम नॉट गिविंग एनी आंसर राइट नाउ. एनी अदर आंसर कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे किया जाए, उसके एग्जांपल्स. ठीक है, एवरीबॉडी इज गिविंग वन कॉमन एग्जांपल. चलो ठीक है. सो माय क्वेश्चन वाज हाउ टू क्रिएट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाउ टू क्रिएट as a question. उसके एक एग्जांपल आ रहा है, ऑलमोस्ट सबने यही दिया, सॉलिनॉइड. बट सॉलिनॉइड छोटा वाला नहीं चलेगा, सॉलिनॉइड लॉन्ग ही चलेगा. ठीक है, एक और एग्जांपल आ चुका है. ओके, तन्मय ने भी यही दे दिया, अक्षित, शिवम सबने यही दिया. ठीक है ना, एवरीबॉडी हैज ऑलमोस्ट गिवन द सेम आंसर. चलो गुड. सॉलिनॉइड का तो चलो एग्जांपल तुरंत दिमाग में आता है, और अगर लॉन्ग सॉलिनॉइड है उसके अंदर यूनिफॉर्म. अच्छा, एक और आंसर आया हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, दैट इज टोरॉइड. टोरॉइड में पहली बात तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, लेकिन कैसे नहीं है वो समझो. दो तरीके से नहीं है. टोरॉइड का फॉर्मूला क्या था, अगर ये टोरॉइड है मान लो, if this is the toroid suppose, and if this is the toroid, then there are two ways in which the magnetic field is not uniform. Firstly, it is circular, so the direction is continuously changing. Uniform magnetic field, uniform electric field, uniform gravitational field, इसका मतलब क्या होता है, जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम हो, भले ही वो पूरे स्पेस में हो या लिमिटेड रीजन में हो. तो उस लिमिटेड रीजन में अगर मान लो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उस लिमिटेड रीजन में
छोटा सा एरिया मान लो या मीडियम बड़ा सा एरिया, उसमें कम से कम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। तो टोरॉइड में ना डायरेक्शन सेम है ना मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड। अगर तुम इसका फॉर्मूला देखते हो तो है म्यू नॉट ni by 2 pi r, so therefore it is r dependent, ऐसे नहीं कि r independent, ये देखो r पे डिपेंड कर रहा है, यानी इस रेडियस पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। यानी अगर मैं टोरॉइड देखता हूं और अगर मान लो टोरॉइड के यहां पे मैं अगर एक ग्राफ बनाता हूं, क्या कर रहा है, ठीक है ना, मैं अगर ग्राफ बनाता हूं तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मान लो ऐसे होगा, ऐसे होगा, यानी हो गया B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना। Now that is the variation of magnetic field within the toroid. So therefore toroid में जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है वो दो तरीके का है, एक तो है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, so even if you let's say are here, तो इसका डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, this is, that is one part. The other is that as you go from the inner radius to the outer radius of the toroid, the magnetic field slightly decreases. लेकिन आइडियल टोरॉइड में होता क्या है, आइडियल टोरॉइड में क्या होता है कि जो उसका थिकनेस है that is considered very small, so therefore the second part might be negligible, or rather you can say है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर बड़ा टोरॉइड होगा तो दैट केस ये रेडियस और ये रेडियस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और दैट इज द वे वी इंटरप्रेट इट। इसलिए टोरॉइड में नॉन यूनिफॉर्म का दो मतलब है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में शायद स्लाइड वेरिएशन होगा क्योंकि टोरॉइड जनरली हम लोग थिन लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन हर जगह, तो यानी वो तो हो गया। और दूसरा एग्जांपल आया हुआ है इनफाइनाइट शीट, बिल्कुल सही है। एक तीसरा भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बट किसी ने दिया नहीं अनफॉर्चुनेटली, नोबडी इज गिवन। वैसे तो कई लोगों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, रोहन, कार्तिक, शिवम, अक्षित, तन्मय। एक और एग्जांपल बताओ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, जल्दी बताओ, बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि इस पे हमने काफी डिस्कशन किया है, क्लास 11th में भी किया है, हिंट दे रहा हूं क्लास 11th में भी किया है, क्लास 12th में 2 जगह किया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और दिमाग दौड़ा दौड़ा, जल्दी जल्दी। चलो फिर मैं आंसर बताता हूं। एक और आया हुआ है, दैट इज नियर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट। ना ना ना, नियर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट में यूनिफॉर्म नहीं होगा, रादर वेरी फार फ्रॉम द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट फिर भी हो सकता है, ठीक है ना। वो भी एक्चुअली मैथमेटिकली नहीं होता, बट देन बहुत दूर चले जाओगे तो इन दैट केस वेरिएशन का रेट बहुत कम हो जाता है, सो दैट वे यू कैन से इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, बट मैथमेटिकली नहीं। मैथमेटिकली यूनिफॉर्म आता है ये दोनों एग्जांपल में। चलो एक और एग्जांपल आया हुआ है, दैट इज ध्रुव ने बोला कि इनफाइनाइट सिलेंडर। ध्रुव इसको थोड़ा करेक्ट करो, इनफाइनाइट सिलेंडर का ग्राफ कहाँ स्ट्रेट लाइन होता है, और वो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, मतलब कांस्टेंट, वो नहीं होता है। लेकिन हाँ, अब आया सही आंसर, वो क्लू देते देते अब आ गया, बिल्कुल। इनफाइनाइट सिलेंडर में अगर एक सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट पैरा एक्सियल, ठीक है ना, पैरा एक्सियल कैविटी हो तो हो जाएगा। यानी इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर में, वैसे मुझे ठीक से लिखना चाहिए, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर के अंदर अगर सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट पैराक्सियल कैविटी होगा तो इन दैट केस क्या होगा, वो जो कैविटी होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, है ना, और मैग्नेटिज्म के कंटेक्स्ट में हमने क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके उसको प्रूव भी किया हुआ, ठीक है ना। सो दीज आर 3 ways in which you can get uniform magnetic field
अदरवाइज एज सच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलना इज अ लिटिल टफ, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्रॉब्लम पता क्या होता है कि बार मैग्नेट और करंट दोनों में जो नेचुरल टेंडेंसी है वो ये है कि जितना दूर जाओगे उतना फील्ड घटेगा, तो देयरफॉर यूनिफॉर्म लाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। चलो एनीवे now let's proceed forward. हम लोग बात कर रहे थे म्यूचुअल सेल्फ वगैरह ये सब चीजों का, ठीक है ना, उसी पे कंटिन्यू करेंगे। जय गोयल has asked that इनफाइनाइट शीट में करंट कैसे डिफाइन करेंगे। नहीं तो ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है बेटे, इनफाइनाइट शीट में करंट डिफाइन नहीं होता है, इनफाइनाइट शीट में करंट पर यूनिट लेंथ डिफाइन होता है, क्योंकि टोटल करंट तो इनफाइनाइट आता है। सी इट इज सिमिलर टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आल्सो। शीट ऑफ चार्ज में अगर देखते हो, मतलब चार्ज शीट अगर देखते हो, इनफाइनाइट शीट में, उसमें भी टोटल चार्ज क्या आता है, इनफाइनाइट, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो फाइनाइट आता है। क्यों, सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए, लेकिन क्योंकि ए इंफिनिटी और सिग्मा फाइनाइट, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना। दैट्स हाउ इट इज। सो लेट्स कम बैक, तो लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस दिन सेल्फ म्यूचुअल एटसेट्रा, एंड वी हैड कम टू अ कंक्लूजन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एंड ऑल, सो वी हैड डन अ क्वेश्चन ऑन दैट स्पेसिफिकली, ठीक है ना। चलो आज हम लोग करेंगे ये जो इंडक्टर है इसका रोल क्या होता है ना, इसका रोल क्या होता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक इंडक्टर लेता हूं, ये हो गया इंडक्टिव, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव डीसी सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा इंडक्टिव डीसी सर्किट, डीसी नॉन रेजिस्टिव सर्किट। तो मैं एक काम करता हूं, सपोज ये एक स्विच है, एट t is equal to 0 s is put on। तो मैं ना अभी फिलहाल कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि होगा क्या, क्या होगा। गो अहेड। एक और क्वेश्चन आया खुशी भट्ट से, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ टू बार मैग्नेट्स प्लेस्ड क्लोजली यूनिफॉर्म। First of all, Khushi, tell me how are they placed? Are they placed coaxially or paraxially? अच्छा, by the way, irrespective of whatever way you put it, I mean, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो नहीं सकता इन दिस केस, चाहे मैग्नेट कैसे भी रख लो, इधर उधर पैरेलली सेम एक्सेस, ऐसे है ना, ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, कैसे भी रख लो, यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता। बट हाँ, होता क्या है कि मान लो एक सर्टेन रीजन में अगर मान लो वेरिएशन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, सो दैट वे यू कैन कंसिडर इट एज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, या कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म। बट एग्जैक्टली यूनिफॉर्म दो बार मैग्नेट, क्या कितने भी बार मैग्नेट लगा दो, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। दैट्स द केस। चलिए लेट्स कम टू दिस। तो ये जो हमने डिस्कस किया था सोलिनॉइड, सोलिनॉइड इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और मैंने उस दिन समझाया था कि कैसे एक सोलिनॉइड बैटरी की तरह बिहेव करता है, वेरिएबल या कांस्टेंट वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन की वेरिएशन ऑफ करंट कैसे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो ये इंडक्टर नहीं होता तो क्या होता, जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता, तो एक इंपल्सिव करंट होता फॉर अ वेरी मिनिस्क्यूल टाइम, एंड देन थिंग्स वुड हैव बीन ओवर, बैटरी खत्म। This is what would have happened had there been no inductive resistance. There would have been no induction, that is the self inductance, and no resistance. तो ऐसे सर्किट में क्या होता है, सेल को ऑन करो तो सेल शॉर्ट सर्किट हो गया, तो एकदम से मैसिव करंट एंड द सेल इज ओवर, सेल इज गॉन, सेल का जो चार्ज सेंड करने का ताकत है वो इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, दैट्स अ शॉर्ट सर्किट। प्राइमरी से रियल लाइफ में देखो, रियल लाइफ में मामला थोड़ा अलग हो जाता है।
रियल लाइफ में सेल के पास इनवेरिएबली कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहता ही है. So that way you cannot really count on the real life kind of a thing when it comes to a cell. क्यों? क्योंकि वो सेल आइडियल बिहेवियर कभी भी नहीं दिखाए. तो हम तो इसको आइडियल मान के चल रहे हैं. So let's say EMF E and some kind of a self inductance L. So what will be the behavior? हाँ, अभी एक आंसर आ गया, and that is Anirudh has given that di dt will be equal to V. जो है अच्छा, so you mean to say di dt is a constant. So I will grow. Manan has said, won't the battery be charged by self-inductance? देखो ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता है, बट इस केस में नहीं होगा. इस केस में तो बैटरी खर्चा ही होगा, चार्ज नहीं होगा, खर्चा होगा. चलो ठीक है, let's understand the difference. The difference is that had there been no self-inductance, तो क्या होता? ना जैसे स्विच ऑन करते तो रेजिस्टेंस तो है नहीं सर्किट में, तो एकदम से मैसिव करंट हो जाता. So therefore, let me draw the graph of I versus T. तो मान लो at T is equal to T naught, suppose S is put on, तो क्या होता? एकदम से करंट जो है 0 0 0 0 0 0 0 0 और एकदम से करंट इनफाइनाइट हो जाता for a very short time, and then it would have been dead. इतने में क्या होता है? सेल खत्म हो जाता, और बैटरी डेड. दिस इज व्हाट वुड हैव हैपेंड had there been no inductance. ठीक है. एक चीज और भी है कि विदाउट इंडक्टेंस एस इज पुट ऑन, ये हो गया नो इंडक्टेंस अगर होता तो, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे di dt would be infinite. इसका मतलब क्या है कि बिना इंडक्टेंस के जो सर्किट का नेचुरल बिहेवियर, अगर मान लो रेजिस्टेंस नहीं है और सिंपली इसको तार से जोड़ दिया और स्विच को ऑन कर दिया, तो दिस इज व्हाट वुड हैव हैपेंड एंड द सर्किट वुड हैव बिकम डेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द स्विच हैज बीन पुट ऑन. नेचुरल बिहेवियर, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं. लेकिन एक पॉइंट है, यहाँ पे di dt इनफाइनाइट है, यानी इसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है? di dt को इनफाइनाइट रखना. अब इंडक्टर जब रखोगे तो क्या होगा ना, इंडक्टेंस एक ऑपोजिशन क्रिएट करता है, कितना? L di dt. नाउ यू माइट से आपने माइनस क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैंने ऑपोजिशन वर्ड ऑलरेडी यूज कर लिया, तो वो माइनस वाले वर्ड को ही सिग्निफाई करने के लिए ऑपोजिशन वर्ड किया, यानी एक ऑपोजिशन क्रिएट होगा L di dt, या कह सकते हो एक EMF जनरेट होगा अक्रॉस द इंडक्टर ऑफ माइनस L di dt. इज द सेम थिंग, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं. तो देखो देयर वाज एन ऑपोजिशन, वो ऑपोजिशन इनफाइनाइट हो जाएगा. सो दैट मींस अगर तुम स्विच को ऑन करोगे तो करंट का टेंडेंसी एकदम से इनफाइनाइट होना, और इंडक्टर क्या करेगा कि इनफाइनाइट ऑपोजिशन कर देगा, इसलिए करंट को नेचुरल तरीके से बढ़ने नहीं देगा. बट दैट डज नॉट मीन कि पूरा ऑपोजिशन, पूरा क्या बोलते हैं, सेल ऐसे चाहता है और पूरा इनफाइनाइट ऑपोजिशन से बंद कर दिया, फिर तो करंट 0 0 0 0 पे रुक गया. अच्छा, करंट अगर 0 0 पे एक्चुअली रुक जाए तो di dt तो 0 हो गया, यानी फिर इंडक्टर कुछ ऑपोजिशन ही नहीं किया. सो देयर इज सम काइंड ऑफ अ गेम हैपनिंग कि कायदे से थ्योरेटिकली अगर तुम इंडक्टर का बिहेवियर देखोगे तो इनफाइनाइट ऑपोजिशन होगा, सेल को ऑपोजिशन करके बिल्कुल रोक देगा, और सेल का टेंडेंसी है इनफाइनाइट करंट बनाना. ये मैं सारा डिस्कशन कर रहा हूं फॉर ए नॉन रेजिस्टिव सर्किट, कोई रेजिस्टेंस नहीं. थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस वाला भी करेंगे, पर अभी पहले नॉन रेजिस्टिव, यानी समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन बिटवीन. क्योंकि di dt इनफाइनाइट के चक्कर में इनफाइनाइट ऑपोजिशन की वजह से करंट को एकदम जीरो करा दोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है. क्योंकि अगर करंट को जीरो करा दो तो इन दैट केस फिर di dt जीरो हो जाता है, फिर इंडक्टर का ऑपोजिशन खत्म हो जाता है. इन दैट केस तो फिर बैटरी अकेला डोमिनेट कर जाएगा. तो देयर वाज समथिंग गोइंग टू हैपन व्हिच इज इन बिटवीन. तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस बाय यूजिंग पिक्चर्स. तो यानी अब हम बात कर रहे हैं, है ना, इंडक्टिव नॉन रेजिस्टिव सर्किट. अब क्या होगा अगर मैं स्विच को ऑन कर देता हूं, लेट्स से ऑन हो चुका है, यहां से जा रहा हूं, तो E माइनस L di dt इज इक्वल टू 0. बाय द वे, इंडक्टर के लिए जो किरचॉफ्स लॉ है वो है कि इफ यू आर लेट्स से गोइंग
Kirchhoff's law for inductor, and that is like this. If the current direction is like this, और अगर तुम उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, in that case इक्वेशन में क्या लिखोगे? माइनस एल, जैसे होता है ना कि अगर रेजिस्टेंस में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हो तो माइनस आई आर लिखते हो, कैपेसिटर में पार करते हो तो क्यू बाई सी, अब अगर नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट जाते हो तो प्लस क्यू बाई सी, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट जाते हो तो माइनस क्यू बाई सी, फिर सेल के थ्रू जाते हो तो प्लस सी या तो माइनस सी, डिपेंड करता है कि तुम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जा रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हो थ्रू द सेल तो प्लस सी, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो थ्रू द सेल तो माइनस सी. सो द रूल्स आर लेड डाउन. तो सिमिलरली अब यहाँ का भी रूल लेड डाउन. तो मैं कैसे जा रहा हूँ? मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा हूँ क्योंकि करंट तो ऐसे ही होगा सेल के हिसाब से. आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, so therefore I write it as minus L di dt to 0, यानी di dt is equal to E by L. बिल्कुल अरिंदम ने थोड़ी देर पहले यही आंसर दिया है कि di dt हो जाएगा L by E by L. So therefore I will be equal to, है ना, क्या चलो ठीक से लिख लो, यानी di is equal to E by L dt, है ना, यानी di 0 to I is equal to E by L dt 0 to t, यानी I is equal to E by L into T. This is how the variation of current will be. ठीक है, धैर्य गुप्ता ने यही आंसर दिया. अक्षित ने बोला di dt will first increase and then decrease. No. di dt in this particular case, मैं दूसरे केस की बात नहीं कर रहा, अभी तो और केसेस डिस्कस करेंगे. इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया? करंट will be growing linear, यानी current will be finally happening like this. I T, this is how the current is going to happen in this particular case. यानी इसका एनर्जी बढ़ता रहेगा, एनर्जी बढ़ता रहेगा, सिंपल. ठीक है, चलो. So that's how it is. Now let's look at resistive inductive circuit. So now we are going to talk about resistive inductive circuit. We are going to talk about resistive inductive DC सर्किट. इस बार नॉर्मल सर्किट की तरफ बिहेव करेंगे. ये जो हमने डिस्कशन किया ये सारा आइडियल केस में होता है, आइडियल तो होता नहीं है, तो देयरफॉर ये बेकार ही था, बट एनीवे करना तो था ही. तो अब हम बात करें कि लेट्स से इफ द सर्किट इज लाइक दिस, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और सेल भी है और स्विच. तो S is put on at t is equal to 0. तो t is equal to 0 पुट कर दिया तो फिर कुछ होगा. सेल चाहेगा करंट भगाना, रेजिस्टेंस अपोज करेगा, इंडक्टर भी अपने तरीके से अपोज करेंगे एंड सो ऑन. लाइक ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. नाउ इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ थिंग्स, तो इसलिए पता नहीं चलता कि किसका क्या रोल है. खैर रोल तो मालूम है, बट किसका मैथमेटिकली क्या रोल रहेगा, इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट टू डिफाइन एट दिस स्टेज. सो वी हैव टू राइट इक्वेशन. लेट अस से आफ्टर सम टाइम, let us say after some time the current is suppose I, या after some time, तो एक काम करो, किरचॉफ्स लॉ लिख दो. किरचॉफ्स लॉ लिख दो आफ्टर सम टाइम के लिए. तो आफ्टर सम टाइम में क्या होगा? ये तो E हो गया, ये R है, ये L है, ये हो जाएगा E माइनस IR माइनस L di dt इज इक्वल टू 0, यानी di dt इज इक्वल टू E माइनस IR बाई L, यानी बेसिकली हो जाएगा di बाई E माइनस IR
is equal to 1 by L dt 0 to t 0 to I। अब ये तो आएगा ln, है ना, ln, तो माइनस ln माइनस 1 by r ln e minus ir 0 to I is equal to 1 by t, sorry 1 by L into t, तो यानी ln e minus ir by e। क्यों? जब जीरो पुट करो तो खत्म हो जाएगा और आई पुट करो तो ln में तो ln a minus ln b is equal to ln a by b वाला टाइप is equal to minus r by l into t, यानी अगर e to the power करता हूं तो यानी e minus ir by e is equal to e to the power minus r by l into t। I think it's a natural thing हमें, तो therefore I क्या हो जाएगा, e उधर गया, I उधर आएगा, इधर आएगा, चलो यानी e by r into 1 minus e to the power minus t by L by r, and we know that in this case we're going to write that tau is equal to L by r, will be called as the time constant. So in this case we're going to write t is equal to tau is equal to L by r as time constant। देख लो ये आई आ, तो बेसिकली ये हो जाएगा इस बार कि I is equal to e by r into 1 minus e to the power minus t by tau। अच्छा देखो ये जो एक्सप्रेशन आया है ये तो ऑलमोस्ट कार्बन कॉपी ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आरसी सर्किट्स, इसलिए इसका एक और नाम भी है, ये जो है ना इसका एक और नाम भी है, एंड दैट इज आरएल आरएलडीसी सर्किट। तो इसका इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ तो हमें मालूम ही है ना, इसका ग्राफ तो हमें मालूम ही है, वी कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ, कैसे, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर मैं बनाता हूं दैट t is equal to 0 क्या आ रहा है, at t is equal to 0 I is equal to what, at t is equal to 0 put करते e to the power 0 1 1 minus 1 0, then I is equal to 0, so at t is equal to infinity I is equal to L, I is equal to क्या हो जाएगा e by r, ठीक है ना, क्योंकि I, and at t is equal to tau I is equal to 63% of, अच्छा इस टाइप की डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो देवर ऑल दो 63% are not very difficult to understand now, यानी क्या हो गया पीक करंट का 63% होगा, तो यानी ग्राफ क्या हो जाएगा E by R और फिर ऐसे, I hope that's okay now. So like this topic now has become very similar to what we have read in RC circuits, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है ना, यानी RC और RL सर्किट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, this is what we are seeing। अच्छा इसमें देखो again the same thing can happen, मैं हो सकता है ये पूछूंगा कि वोल्टेज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, फिर भी वेरिएबल करें, तो कैसे एक्सप्लेन करें, now we can explain it by assuming that the inductor is acting like a variable resistor, we can assume that, तो फिर क्या होगा, in that case what we can do is that all these things we can remove, तो जो करंट का एक्सप्रेशन ये है
So we can assume that the current at any time t is equal to E by R plus RL, यानी रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर. नाउ यू माइट से कि इंडक्टर में रेजिस्टेंस है क्या? इंडक्टर में रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन इंडक्टर को एज सम काइंड ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर मान रहा हूं, जैसे मैंने कैपेसिटर को एज अ वेरिएबल रेजिस्टर माना था इन डीसी सर्किट, आरसी सर्किट के डीसी सर्किट में हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस माना था, है ना? तो उस केस में क्या हुआ? इस केस में क्या होगा? इज इक्वल टू आई नॉट मतलब ई बाय आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ. ठीक है, तो ई वगैरह तो कैंसिल होगा, चलो ठीक है, तो ये आर इधर आ गया, इज इक्वल टू आर प्लस आर एल माइनस आर इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ माइनस आर एल इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ. तो आर एल को इधर लेके आता हूं, ठीक है ना? तो आर एल हो गया इक्वल टू आर आर ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ. ठीक है, सो दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस काइंड ऑफ. ठीक है, धैर्य ने इसका आंसर पहले दे दिए थे ये वाला, एंड मनन हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर. ठीक है, गुड. अब मैं रेजिस्टेंस वेरिएशन की बात कर रहा था, तो रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन हो रहा है उसमें क्या पैटर्न मिल रहा है बताओ. यानी एट t is equal to 0 RL and at t is equal to infinite RL at t is equal to tau RL. क्या क्या आएगा बताओ? एट t is equal to 0 पे क्या आएगा RL? t is equal to 0 पे बोलो बोलो. At t is equal to 0, the inductor would behave as what kind of resistance? ध्रुव says R होगा, धैर्य says open circuit, ठीक है, अक्षित says infinite, ठीक है, और कोई? ठीक है, मनन नेगवाल ने भी बोल दिया इनफाइनाइट रेस. दैट्स राइट. एक्चुअली t इज 0 पे क्या हो रहा है? देखो ये हो गया e टू द पावर 0, दैट इज 1, बट ये होगा 1 माइनस e टू द पावर 0 व्हिच इज 1 माइनस 1 एंड दैट इज 0, यानी इनफाइनाइट. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब जिसमें स्विच ऑफ है, उस तरीके का सर्किट, ठीक है ना? सो दिस इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट. At t is to infinity, at t is to infinity, it is about minus infinity is what? 0. ऊपर से ये भी 0, तो यानी 0 by 1 minus 0, यानी 0. यानी so this behaves like now a short circuit. No resistance का मतलब होता है short circuit. यानी कोई एक सर्किट एलिमेंट है और उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. दैट्स द शॉर्ट सर्किट फॉर. एंड एट t is equal to tau क्या होगा? तो t is equal to tau पे क्या होगा? तो e to the power minus 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस मतलब e to the minus 1 is 1 by e बेसिकली. तो r by e और 1 minus 1 by e, क्यों तो है ना, e to the minus 1 हो जाएगा. चाहे t is equal to tau, rl is equal to what? r by e, है ना, e to the minus 1 upon 1 minus 1 by e, ठीक है ना? तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो e minus 1, है ना? So therefore RL is equal to R by e minus 1. वो e ऊपर जाएगा, ये वाला e को कैंसिल कर दे, तो e minus 1. यानी अगर मैं R का वेरिएशन का ग्राफ बनाऊंगा RL, तो क्या होता है? At t is 0 infinite and t is 0 infinite is 0.
यानी ग्राफ ऐसे हो जाएगा और एट t टाउ ये हो गया r बाई ठीक। सो दैट्स हाउ द वेरिएशन इज इंफिनिटी से लेके जीरो तक स्लोली विद टाइम। ठीक है ना। अब मैं इसी के ऊपर therefore एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि हमने कैपेसिटर भी किया था, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन किया था। So let's do one question of that kind here also. And that is, suppose एक सेल है, रेजिस्टेंस है, so to find out at t is equal to 0 at infinity, the values of I1, I2, I3 and I4 at t is equal to 0 and at t is equal to infinity. सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार चेक करें। चलेगा। ठीक है, फटाफट आंसर आ गया ध्रुव। Anirudh has asked an interesting question. Now, this is something that others can also listen to the question. The question is that ये लूप का इंडक्टेंस क्या है? ये जो इंडक्टेंस है, देखो, अगर मान लो तुमको सिर्फ करंट निकालना है, ठीक है ना, आफ्टर सम टाइम, तो इंडक्टेंस का जरूरत है। पर अगर सिर्फ t इज इक्वल टू 0 और t इज इंफिनिटी पे चाहिए, इन दैट केस इंडक्टेंस का कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर बीच का करंट चाहिए तो इन दैट केस इट विल रिक्वायर। बट देन देखो, बीच का करंट में इस पर्टिकुलर केस में देखोगे द इक्वेशन विल बी प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ना। एंड देयरफॉर क्योंकि की बहुत सारे डिविजन्स हो गया ना, तो लाइक चार वेरिएबल्स आ गए, I1, I2, I3, I4। ठीक है ना। एंड देयरफॉर द इक्वेशन विल बी स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। तो इतना इतना लेवल तक तो नहीं आएगा, बट हाँ, मे बी 2 पैरेलल ब्रांचेस का आ सकता है। बट वी विल टेक दोस आल्सो, डोंट वरी। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया है। ठीक है ना, जस्ट स्टार्ट ही किया है। तो लाइक t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, देखो, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का इंफिनिटी होगा, तो ये इंफिनिटी हो गया, ये भी इंफिनिटी होगा, ये दोनों विंग्स तो बेकार हो, ये दोनों विंग्स तो बेकार हो। इसलिए इसलिए I1 क्या होगा,
ना देखो ये वाला इनफाइनाइट होगा तो यानी रेजिस्टेंस क्या होगा 2 और 6 8, यानी करंट सिर्फ 2 वाले पे जाएंगे और 6 वाले पे जाएंगे, तो 8 हो गया टोटल रेजिस्टेंस, तो 120/8 एंड दैट इज 15, यानी 15 एम्पियर I1 हो गया, ये 0 0 I4 भी 15, ये हो गया t0 0 पे। t0 इंफिनिटी पे क्या होगा, t0 इंफिनिटी पे होगा कि इसका रेजिस्टेंस 0, इसका रेजिस्टेंस 0, यानी अगर मैं 3 वायर्स को देखता हूं तो इसका रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया, इसका तो 0 हो गया, इसका 0 हो गया और इसका 6, देयरफॉर क्या होगा कि अब करंट यहां से इससे चला जाएगा, ना इससे जाएगा ना इससे जाएगा, यानी 2 ओम वाले विंग में 2 ओम वाले लाइन पे शुरू में भी करंट 0 और बाद में भी करंट 0, लेकिन 2 ओम वाले अगर तुम अच्छे से स्टडी करो तो क्या होगा, करंट 0 से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ेगा और फिर घटेगा और फिर फाइनली 0 हो जाएगा एट इंफिनिटी। तो इसका वेरिएशन तो ऐसे होगा, इसका करंट तो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाएगा ये वाला until it achieves that peak value whatever it is, इसका जो करंट होगा वो देखना डिक्रीज करता जाएगा और फाइनली जो है 0 हो जाएगा। सो देयर इज अ पैटर्न ऑफ करंट वेरिएशन इन ईच ऑफ देम। हाँ, एग्जैक्ट क्या पैटर्न होगा वो तो चलो मैथमेटिकली निकलेगा, लेकिन अगर मान लो मैं पैटर्न बनाता हूँ तो क्या होगा ना, करंट I1 का कुछ ऐसे होगा, I1 वर्सेस T का ऐसे होगा, I2 वर्सेस T का ऐसे होगा, मतलब ये मैं अप्रोक्सीमेट ग्राफ बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ग्राफ के लिए तो पूरे कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फिर सॉल्व करना पड़ेगा, व्हिच इज अ लिटिल टीडियस जॉब फॉर सच अ जनरलाइज्ड सर्किट। कोई पर्टिकुलर सिंपलीफाइड सर्किट का तो फिर भी हम कर सकते हैं, मे बी विल डू आल्सो। तो I2 का होगा ऐसे, I3 का होगा और I4 का हो जाएगा दिस इज व्हाट द वेरिएशन इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, अच्छा I1 का देखो 15 एम्पीयर पे स्टार्ट हुआ, बाद में क्या होगा ना, बाद में देखो ये करंट यहां से चला जाएगा, यानी 60 एम्पीयर होगा, बट इससे जाएगा, इससे भी कुछ नहीं, इससे भी कुछ नहीं, यानी I2 और I4 0 हो गया फाइनली, और ये हो जाएगा 60 एम्पीयर और ये हो जाएगा 60 एम्पीयर। So in this case, this is 60, this is 15, and this is 60. ये वाला, ठीक है ना? That's how the variation will be. Just have a look. ठीक है, खुशी, मनन, मनन डंगवाल, शिवम, ध्रुव, अक्षित, ठीक है, सबने करेक्ट आंसर दिया, बस मैंने थोड़ा सा और ऐड कर क्या दिया है कि मतलब मैं थोड़ा सा वेरिएशन का पैटर्न भी बना, that's the only thing, otherwise yes, the values are correct, 15 0 0 15, 60 0 60 0, ठीक है ना? I think that was a little obvious. चलो ठीक है, so that was about analysis of inductance as a variable resistor in a DC circuit. अगले चैप्टर में हम लोग यही इंडक्टेंस दोबारा पढ़ेंगे एज ए सर्किट एलिमेंट इन एसी सर्किट, तो वहां पे उसका बिहेवियर टोटली अलग है। तो चलो हर एक सर्किट में अपना अपना यूनिक बिहेवियर होता है, तो दैट इज फाइन एज लॉन्ग एज वी नो द पैटर्न्स। नाउ in this particular circuit that we discussed, the current grew, इसकी बात नहीं कर रहा, जो आर एल डीसी सर्किट था, ये तो कई सारे थे, इसमें तो एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे है, एक एल यहाँ पे, एक एल यहाँ पे है, बट मैं सिंपल आर एल डीसी सर्किट को अगर देखता हूं तो क्या होता है, करंट 0 से बढ़ के E/R तक ग्रो करता है, सिंपल आर एल डीसी सर्किट, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ सर्किट, यानी अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा, maybe you can put a heading also to that, and that is a growth circuit. अब मैं इसका रिवर्स करने वाला हूँ, similar to capacitor discharging, यहाँ पे भी एक ऐसे सिचुएशन आता है, वो मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज मैंने क्या किया, ये सर्किट बना है ऐसे,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, स्विच को पहले यहां पे रखता हूं, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 0, मतलब मतलब t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, लेट्स ये ऐसे रखा था। फिर मैं क्या करता हूं, करंट मान लो ग्रो करते 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 एक सर्टेन वैल्यू पे आ चुका है, लेट्स कॉल दैट करंट एज सपोज आई नॉट। आई मिनट से आई नॉट का वैल्यू कैसे डिसाइड होगा ना, ये मुझे भी नहीं पता, ये डिपेंड करता है कि तुमने सर्किट को ऑन किस तरीके से किया था और कितने देर तक उसको एक्टिवेट रखा हुआ है ना। तो यानी अगर इसको रखते हो तो दिस इज नथिंग बट अ प्लेन आरएलडीसी सर्किट, तो आरएलडीसी सर्किट में क्या होगा, ये हो जाएगा आई वर्सेस टी, तो ये ऐसे होगा with this value as E by R। अब मान लो मैंने सर्किट को ऑन किया और थोड़ी देर रख दिया, तो 2-4 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड रख दिया, तब तक मान लो करंट का वैल्यू बढ़ते 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 मान लो यहाँ पे आ चुका। सो लेट्स से दिस इज योर आई नॉट, and at this moment what I do is that I take this switch from here एकदम से suddenly यहाँ पे, so from here to suddenly here, यानी अब एकदम से suddenly यहाँ पे आ जाता। So this is done at t is equal to 0 when I is equal to I naught, ये वाला। यानी बेसिकली क्या किया मैंने, इस सर्किट को पहले मैंने यूज किया एज ए ग्रोथ सर्किट, तो ग्रोथ सर्किट में करंट का वैल्यू 0 से बढ़ते 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 एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचा, मे नॉट बी द पीक। अभी पीक के लिए तो चलो इनफाइनाइट टाइम रखना पड़ता है, इसलिए पीक छोड़ो, तुम कुछ रख लो 10-20 सेकंड 50 सेकंड जो भी है, तब तक करंट का वैल्यू बढ़ चुका होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो बढ़ेगा। और एकदम से जिस समय तुमने स्विच का पोजीशन बदला, उसको घड़ी ऑन कर दो, उस टाइम घड़ी ऑन कर दिया, उसको t0 बोल दो, तो क्या होगा, इस स्विच को एकदम से यहाँ पे कर दो। इन दैट केस देखो, द सेल इज नो मोर पार्ट ऑफ द सर्किट नाउ, तो यानी ई है लेकिन ई का अब कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ई वाला जो वायर है वो अब ओपन सर्किट वाला वायर हो गया। एंड इनफैक्ट इफ यू लुक एट केयरफुली दिस सर्किट, देयर इज नो ड्राइवर टू दिस सर्किट, क्योंकि भाई सर्किट में करंट कौन ड्राइव कर रहा था अभी तक, सेल ड्राइव कर रहा था, लेकिन अब कोई ड्राइवर नहीं है। तो अगर मान लो ऐसे केस में ये इंडक्टर नहीं होता तो क्या होता, तो अगर मान लो इंडक्टर नहीं होता तो यानी इफ L is not there, तो क्या होगा, करंट एकदम से जो भी था, मतलब मान लो आई नॉट होगा और एकदम से 0। At this moment suppose S is put at C, तो मैं इनका जगह का नाम दे देता हूं A B C। तो A से एकदम से C पे लेके आए, तो जैसे S को C पे रख दोगे, इन दैट केस करंट 0 होगा। कब? अगर इंडक्टर नहीं होता, इन दैट केस इसके पहले करंट कांस्टेंट होता I नॉट, और जैसे A से C कर दोगे तो करंट खत्म। दिस इज व्हाट वुड हैव हैपेंड विदाउट इंडक्टर, यानी यहाँ पे फिर से डी माइनस इंफिनिटी, so therefore in this case that means without inductor if L is not there, क्या होगा, di dt is equal to minus infinity। ठीक है ना। In this case what would have happened was that the di dt value would have become minus infinite। This is what would have happened। क्यों? क्योंकि I नॉट एकदम से 0 हो जाता, then di dt would have become minus infinity। I mean discontinuous function है तो इसलिए उसके बारे में कहना मुश्किल है, but then physical तो discontinuous नहीं होगा, तो we can attribute some kind of di dt as minus infinity। यानी जब इंडक्टर होगा तो यही di dt के वजह से क्या होगा ना, इंडक्टर इनफाइनाइट ऑपोजिशन कर देंगे, यानी अब इंडक्टर पता क्या करेंगे, करंट को एकदम से ड्रॉप करके 0 नहीं होता। तो पिछले बार क्या हुआ था, इंडक्टर करंट को एकदम से बढ़ने नहीं दिया,
तो इंडक्टर ने क्या किया, करंट को धीरे 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 बढ़ाया। सिमिलरली इस बार क्या होगा, इंडक्टर इस बार करंट को एकदम घटने नहीं देगा, वो धीरे 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 घटेगा। तो लेट अस से एट t इज इक्वल टू 0 तुमने क्या किया, स्विच को ए से सी कर दिया। तो अब क्या होगा, so if L is present, if L is present, the current cannot drop suddenly to 0, cannot drop to 0 suddenly। तो क्या होगा फिर, वो धीरे धीरे घटेगा। अब उसका मैथमेटिक्स क्या होगा फिर, अब मैं इसके मैथमेटिक्स बनाऊंगा, है ना। आई एम स्टिल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली, बट द करंट विल बी रिड्यूसिंग। ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बाकी देख लेते हैं। तो यानी हो जाएगा माइनस आई आर माइनस एल डी आई डी टी इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं किरचॉफ लॉ लिखता हूँ कहीं से भी, यहाँ से अगर करो स्टार्ट और ऐसे, तो दैट केस यहाँ से जा रहे हो तो माइनस आई, और माइनस एल डी आई डी इज इक्वल टू वापस आ गया 0। तो यानी डी आई इज इक्वल टू डी आई बाई आई इज इक्वल टू आर बाई एल आई नॉट टू आई। ठीक है ना, सो दैट्स द वेरिएशन। इससे क्या आ रहा है, एल एन आई बाई आई नॉट, यानी एल एन आई बाई आई नॉट इज इक्वल टू, है ना, माइनस आर बाई एल इंटू टी, माइनस आर बाई एल इंटू टी। Therefore, I is equal to I naught into e to the power minus RT by L। तो यानी उसको लिखेंगे as I is equal to I naught into e to the power minus T by tau, है ना, where tau is of course R by L, where tau is equal to R by L। ठीक है, मैंने ना आपने गिवन आंसर। तो यानी इसका जो करंट का वेरिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, I वर्सेस T, और T is equal to tau पे। So at T is equal to tau, I is equal to 0.37 I naught, यानी हो जाएगा 0.37 I naught। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, डू इट योरसेल्फ राइट नाउ, अभी अभी करना, एंड दैट इज, देखो ये जो करंट रिड्यूस कर रहा है, इसका ग्राफ वगैरह वेरिएशन वगैरह सब आ चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये करंट की वजह से इस रेजिस्टर में हीट लॉस होगा, ठीक है ना। सो फाइंड द टोटल हीट लॉस। सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, नाउ फाइंड टोटल हीट लॉस। हीट लॉस कैसे निकालोगे, आई स्क्वायर आर डी टी करके। तो आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हेल्प मी इन फाइंडिंग आउट द हीट लॉस। जल्दी करो। In the meanwhile, I'm taking the attendance, तो देख लेता हूँ।
चलो, let me give the answer. There are one or two questions also that have come up. I don't know whether we will have time for this or not, but चलो देख लेते हैं. ठीक है. Dhairya has immediately given an answer of Li square by 2. Now there are two ways of interpreting it. पर मैं चाह रहा था कि इंटीग्रेशन से ही करो, तो उससे कुछ कंक्लूजन्स आएंगे. Dhruv has also given कि tau by 2 I naught square by 2 into e to the power something. नहीं, इंफिनिटी तक है बेटे, इंफिनिटी तक है, इसलिए इंफिनिटी तक जो है ना, रोहन ने आस्क्ड कि पिछले वाला तो ग्रोथ सर्किट था, इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर के केस में जो नाम होता है वो होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग. इस केस में पिछले वाले का ग्रोथ सर्किट था, इसको हम लोग बोलते हैं एज डीके सर्किट. डीके सर्किट कम हो रहा है. चलो एनीवे, फाइंड द टोटल हीट लॉस I स्क्वायर R. हाँ, ये वाला यानी I नॉट इंटू e टू द पावर माइनस t बाय टाउ का होल स्क्वायर R dt 0 to infinity. This is the total heat loss, है ना? तो that is the total heat loss. अब हम heat loss निकालते हैं, तो e to the power minus 2t by tau आ जाएगा. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, in that case आ जाएगा I नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, I नॉट स्क्वायर into e to the power minus 2t by tau upon minus 2 by tau, ठीक है, into R. तो इसका तो 0 to infinity है ना, वो लिमिट्स वगैरह पुट करके, तो e to the power minus infinity is 0 और e to the power 0 is 1, यानी 0 minus 1 is equal to, और एक माइनस भी आएगा, माइनस हो गया, यानी माइनस I नॉट स्क्वायर R by 2 into tau. Tau is what? L by R into 0 minus 1. तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, यानी is equal to half half इसका मतलब समझो. इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियली जो इंडक्टर का एनर्जी था ना, हाफ Li स्क्वायर, इनिशियल मतलब at t is equal to 0, at t is equal to 0 the current was I naught, so the inductor was having an energy of half L I naught square, और वही धीरे 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 रेजिस्टेंस के थ्रू डिसिपेट हो गया. So there is no other type of loss. The only loss that is happening in this circuit is through heat in this resistor. So the entire energy of the inductor has gone into the resistance heat or other heat liberated या emitted through the resistor. तो यानी एक एनर्जी का भी एक सेंस बन गया कि हो सकता है तुम बोले करंट आ कहां से रहा है? करंट आ इसलिए रहा है क्योंकि जो इंडक्टर का एनर्जी है वो धीरे धीरे सर्किट में करंट को प्रोमोट कर रहा है. प्रोमोट तो नहीं कहूंगा, करंट को जनरेट कर रहा है. प्रोमोट तो मतलब थोड़ा बढ़ाना होता है, बढ़ तो नहीं रहा है, करंट घट रहा है. और जो भी है, करंट को जो करंट का जो पॉसिबिलिटी हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंडक्टर. यानी इंडक्टर यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, करंट का ड्राइवर की तरह काम कर रहा है. लेकिन क्योंकि उसके पास जो एनर्जी है वो रिड्यूसिंग मोड में जा रहा है, इसलिए करंट डिक्रीजिंग मोड में था. और एक चीज पता चला कि ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका जो हीट है वो कहां से आ रहा है? ऑल फ्रॉम द इंडक्टर. ठीक है ना? चलो, I think that's what we will have time for today. We already stressed beyond time, but doesn't matter. तो हम लोग अभी इंडक्टर के ऊपर डिस्कशन किए हैं. अभी इंडक्टर का डिस्कशन कंप्लीट नहीं है. Little bit of it still left, which we will do in the next class. That is on Monday. So like enjoy the weekend. We will meet again on Monday. Hopefully इस चैप्टर का काफी हद तक मंडे जो है खत्म. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. We'll carry on tomorrow, Monday. ठीक है. Thank you, sir. Okay, okay, thank you and bye bye and have a nice weekend. Thank you, sir. Okay, thank you, bete. Thank you. Okay, bete, bye bye. Bye bye.